जल्दी करना। सुबह सुबह है शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट के उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं, सबसे पहली बात। और इस निषेध में जो मैं निषेध कर रहा हूं इसमें शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए, इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के जमाने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने की जो योजना थी, उस योजना में से कॉन्ट्रैक्टर से उनने दलाली ली। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है, जिसकी छानबीन हो रही है। और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई लेवल एक ग्राउंड लेते हैं, हमेशा एक हाई मोरल ग्राउंड जिसको हम कहते हैं वो ग्राउंड लेते हैं। क्या इस नेतृत्व को यह नहीं दिखा कि हमारे क्षेत्र में जो उम्मीदवार पेश कर रही है शिवसेना, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं? तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे उम्मीदवार के संदर्भ में वो निश्चित तौर पर आपत्ति दर्ज करेंगे और उनका जो एक हाई मोरल ग्राउंड है भ्रष्टाचार के संदर्भ में, जिसको लेकर के सदा हमारी तरफ से बयानबाजी होती है, उसको लेकर के भूमिका स्पष्ट होगी। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई है। जो मुंबई में या पूरे देश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस का कहीं स्थापित नेतृत्व है, उस नेतृत्व की शायद कोई चिंता नहीं रह गई। पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से मेरे से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आपकी अपेक्षा पूरा करने में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। ऐसा मान कर चला जा रहा है नेतृत्व के तरफ से कि जिसको जो करना है करे, हम इसकी किसी की चिंता नहीं करते हैं। तो मेरा मुद्दा यह है कि एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व पूरे देश में न्याय पर आधारित एक घोषणा पत्र जारी कर रहा है और हिंदुस्तानी समाज के अलग अलग वर्गों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। ठीक उसी वक्त उसके अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं, उसके अपने जो स्थापित नेतृत्व हैं उनके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता नहीं है। ये जो न्याय की बात करने वाले लोग हैं, कैसे उनके अंदर अन्याय हो रहा है, इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। शीर्ष नेतृत्व से मैंने अपेक्षा से 2019 में चुनाव हारने के बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हूं और मुझे हक मिलता है, मेरा हक बनता है यहां से चुनाव लड़ने का। लेकिन शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए और आखिरकार आज दृश्य ये है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक़्त नहीं रह गई। बहुत ज़्यादा शिवसेना का जनाधार है ऐसा नहीं माना जा सकता, यह सिर्फ एक प्रकार का एक हाइप है। और ऐसे कम जनाधार वाले पक्ष के सामने कांग्रेस का सरेंडर करना निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं
कि एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं एक आध हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा अब इंतजार करूँगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता ये होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं। मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूँ। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले एक आध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व की जो भी एक उनके मन में हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो भावना है उस भावना का इंतजार किया जाएगा। अब इससे ज़्यादा इंतजार करने का वक्त, एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, ऐसी मेरी घोषणा है। जी उम्मीदवार थे या चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे, उन सारी सीटों पर शिवसेना ने अपने उम्मीदवार घोषित किए और संजय राउत इस पूरे बार्गेनिंग में सबसे टॉप पॉइंट पर रहे। इसको कैसे देखते हैं? कौन टॉप पॉइंट पे है और कौन लोएस्ट पॉइंट पे जाएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से जिन लोगों को शिवसेना के साथ नेगोशिएट करने के लिए भेजा गया था, निश्चित तौर पर वो जो एक टफ नेगोशिएशन होता है या टफ नेगोशिएटर होते हैं, उस प्रकार की भूमिका नहीं निभाई। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में कांग्रेस की चिंता हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने और देश के नेतृत्व ने नहीं की है। यहाँ पर लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं को अकेले, उन कार्यकर्ताओं को अपने भरोसे छोड़ दिया नेतृत्व ने, ऐसा साफ साफ दिख रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं तो बता रहा हूं कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, पूरे नेतृत्व का फेलियर है। अच्छा, उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए मैंने भी सुना था कि ऊपर से बातचीत हुई है और कोई रास्ता निकलेगा। अब वो बातचीत क्या हुई, कितनी हुई, कितना कारगर हुई, कितना असरदार थी, उसका नतीजा सामने दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व कांग्रेस को मुंबई में बचाने में फेल हो गया है, यह साफ साफ दिख रहा है। सांगली जो कि कांग्रेस पार्टी की ट्रेडिशनल सीट थी और मैंने सुना था कि सांगली के लिए कांग्रेस नेतृत्व का बड़ा आग्रह है, फिर भी शिवसेना ने जिस तरीके से आज घोषणा कर दी है, ऐसा लगता है कि उनको कांग्रेस नेतृत्व की कोई परवाह नहीं है। आपको जो कहना है कहिए, हम आपकी चिंता नहीं करते, हम अकेले चलेंगे। तो क्या शिवसेना कांग्रेस को ये चुनौती दे रही है कि हमको आपकी जरूरत नहीं है? तो कांग्रेस के नेतृत्व को इस बारे में भी एक भूमिका लेनी चाहिए। और अगर कांग्रेस की जरूरत शिवसेना को नहीं है तो कांग्रेस को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि शिवसेना अकेले दम पे एक चुनाव पूरे महाराष्ट्र में नहीं जीत सकती। उसको कांग्रेस की मदद की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। को छीना गया है कांग्रेस से। जिस तरीके से शिवसेना ने कांग्रेस के नेतृत्व पर इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी या इस तरह से मजबूर कर दिया कि लोग पार्टी से अलग होने लगे, लोग पार्टी से नाराज होने लगे। शायद शिवसेना का अपना एक हिडन एजेंडा हो सकता है कि कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म किया जाए और कांग्रेस के वोट बैंक में, उस स्पेस में अपनी जगह बनाई जाए। ये एक प्लानिंग, एक हिडन एजेंडा शिवसेना का हो सकता है। प्रकाश, जिस इसमें संजय राउत जिस तरह का बयान देते हैं, क्या उन लोगों के बयानों का भी असर इस अब एक व्यक्ति के बारे में पूछो, ठीक है, और हमने एक व्यक्ति के ऊपर कमेंट करने का देखिए, निश्चित तौर पर हो गया। सबसे पहले ये बता देता हूं कि जो सज्जन ये सवाल उठा रहे, कौन संजय निरुपम, जिस संजय निरुपम को शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने 2 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया, जो संजय निरुपम वर्षों तक शिवसेना का उपनेता था, जो संजय निरुपम वर्षों तक शिवसेना का संपर्क प्रमुख था विदर्भ का, जो संजय निरुपम 12 वर्षों तक दोपहर का सामना का संपादक था। अगर दोपहर का सामने यानी शिवसेना का हिंदी माउथपीस, अगर उस संजय निरुपम को कोई नहीं जानता, मतलब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। और ऐसे मेमोरी लॉस करने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं अब आगे कुछ ना बोलूं तो बड़ी मेहरबानी। अभी जो मैंने बताया है कि अगले हफ्ते हम अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे, तो एकदम से उड़ी मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ी सी शांति रखिए। क्या बीजेपी या शिवसेना शिंदे गुट में दोनों में से आपके ऑप्शन खुले? क्योंकि आपने कहा कि मेरे सारे विकल्प खुले हुए हैं, तो उन विकल्पों में ये 2 पार्टियां भी आती हैं। जब विकल्प खुले हैं, तो जब विकल्प खुलेंगे और जब विकल्प अख्तियार किया जाएगा तो विकल्प आपको दिख जाएगा। सब दिखाई देगा इस गाड़ी के माध्यम से, तो क्या ये चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी जीत दिखाई देगी?
देखिए, मुझे लगता है कि लगभग 3-4 महीने से लगातार चर्चा पे चर्चा, बैठकों पे बैठकों, तमाम जो बैठकों का दौर होता है वो चलता रहा। इसके बावजूद अगर आपस में एक दूसरे का विश्वास हम अर्जित नहीं कर पाए और हमारे नेगोशिएशन टीम को आखिरकार बयान देना पड़ रहा है कि रीथिंक करें अपने फैसले पे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं ऐसा दिख रहा है। हाँ, अगर शिवसेना को ऐसा लगता है कि वो अकेले दम पे पूरे एनडीए अलायंस को अपने कंधे पे खींच लेगी तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हमें सब बातें बताएंगे। अभी रुक जाइए। और तो कभी इधर आना टाउन साइड तो बताना, चाय वाय पियेंगे। और मैं निश्चित तौर पर उस दिन किसी के घर गया था मिलने के लिए, फिर मैंने इसे फ़ोन किया उनको कि मैं इधर टाउन साइड में हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं वॉक करके पहुँच रहा हूँ, आ जाओ। हमने चाय पी। हाँ, निश्चित तौर पर 2 पॉलिटिकल लोग बैठेंगे तो पॉलिटिकल बातचीत तो होगी। मैंने पूछा उनसे कि आपको बीजेपी में कैसा लग रहा है, क्यों छोड़े, छोड़ते समय किससे बात की, तो इस तरह की पॉलिटिकल बातें हुई थी। उसका कुछ लेना देना बीजेपी के से नहीं था, लेकिन इस तरह से बातों को उठाया गया तो कोई दिक्कत नहीं। आपने मीडिया स्वतंत्र है अपनी बात में। उन्होंने कहा कि कभी इस तरफ आना हो तो बताइए। हाँ, नहीं, उन्होंने बोला था कि कभी इस तरफ आओगे तो मेरे घर पे चाय पीने आना। कोई फोन नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी सीरियसली बैठ के मेरे साथ चर्चा नहीं की कि भाई अगर ये सीट नहीं होती है तो दूसरी कौन सी सीट हो सकती है और ये सीट आपको क्यों मिलनी चाहिए, ये आग्रह कभी मेरे से विस्तार से इस पर बातचीत नहीं की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने स्थापित नेतृत्व जो राज्यों में हैं उनको अपने आप के भरोसे छोड़ दिया है, या उनके मन में ये है कि वी डोंट केयर। एनडीए अलायंस बनाने की कोशिश हो रही थी, उसमें कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर हो गई और वो पूरा बिखर गया महाराष्ट्र के भीतर, और ये सब कुछ हुआ। प्रकाश अम्बेडकर जी एक सीनियर लीडर हैं और उनको एमबीए का हिस्सा बनाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आग्रह था प्रारंभ से। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी संख्या में वो सीटों की मांग कर रहे थे उससे लगातार एक द्वंद्व बना रहा, और आखिर में जो शिवसेना की तरफ से नेगोशिएटर थे या कांग्रेस की तरफ से या एनसीपी की तरफ से, उन सबकी जिम्मेदारी थी कि प्रकाश जी के साथ बैठ करके कुछ रास्ता निकालते। लेकिन मुझे लगता है आखिरकार प्रकाश जी को भी अपने आप पर छोड़ दिया गया और उसका नतीजा ये सामने है। एक हफ्ते बाद क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। चिंता मत करिए। लेकिन निश्चित तौर पर आपका सवाल क्या था, एक साथ कई सवाल पूछ दोगे तो कंफ्यूजन होगा। हाँ, तो आपने देखा होगा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। एक जमाना था मुंबई में 5-5 एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक एनसीपी का हुआ करता था। एक जमाना था मुंबई से, और जमाना कोई बहुत पुराना नहीं, मैं ऐसा कोई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आज 10 साल 12 साल पहले की बात है। तो कांग्रेस का एक बड़ा जबरदस्त जनाधार रहा है। ऐसे में दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए हमारा विशेष आग्रह था, दक्षिण मुंबई के लिए भी विशेष आग्रह था। लेकिन दक्षिण मुंबई में चूंकि जो वहाँ का शिवसेना का सांसद है वो उद्धव गुट के साथ है, इसलिए हमने वो आग्रह छोड़ दिया था। लेकिन हमारा शुरू से आग्रह था कि आप 50-50 करिए, 3 सीट हमारा 3 सीट आपका। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है। जो कांग्रेस का वोटर है वो कहां जाएगा? कांग्रेस शिवसेना उम्मीदवार के लिए काम नहीं करेगी। बिल्कुल, जब मैं ये आह्वान कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं। 2000 वाला वोट बैंक है। अब माइग्रेंट लेबर ने जो कोविड के जमाने में दुख दर्द झेला है उसको हम सब बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, हम सब भूले नहीं हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनके पड़ोसी थे, और उन लोगों के जीवन के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया, उन लोगों के जो भोजन के साथ जिन्होंने दलाली खाई है भोजन में, ऐसे व्यक्ति के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस से जुड़ा वोटर भी काम नहीं करेगा, वोट नहीं देगा। 2019 से क्या ये लगातार जो बार्गेनिंग है कांग्रेस की,
वो ख़त्म होते जा रही है क्या? 2019 में जब सरकार में भी आए तो कांग्रेस को तीसरे और दोयम दर्जे की सारे मंत्रालय और सीटें मिली। उसकी बातें आपको याद हैं तो आपको ये बात भी याद होगी कि जब शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस हो रहा था, सबसे पहले मैंने विरोध किया और बहुत खुल के विरोध किया था। और मैंने कहा था कि शिवसेना के साथ अलायंस करके, गठबंधन करके, युति करके आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। ये धीरे धीरे एक डीजेनरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज 5 साल बाद बिल्कुल मुंबई में वही चीज दिख रहा है। हमने कहा था शिवसेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए कांग्रेस का। आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं, नए सिरे से मैदान में उतरिए और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को फिर से पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिनको सत्ता की मलाई चाहिए थी, सत्ता को शेयर करना था और इस वजह से वो चले गए। साहब थोराट जी खुद नेगोशिएशन करने वाली टीम के एक सदस्य थे और अगर वो कह रहे हैं रीथिंक करना चाहिए, मतलब उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तो जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी, जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सब फेल हो गए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए, अगर पार्टी को मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। तो ये एक सवाल ये है कि